हेलो साथियों, आज से 10वीं के इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस स्टार्ट कर दिया जा रहा है और आज का पहला सेशन है इकोनॉमिक्स का। तो इससे पहले आपके पास एनसीईआरटी का ये वाला बुक होनी चाहिए आपके पास, और आप इसे रीड कीजिएगा। और रीड करने के बाद और क्लास देखने के बाद आपको प्यारा सा सुंदर सा नोट्स बनाते हुए चलना है और स्टडी को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम जाने कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स होता है क्या, तो आप कॉपी और पेन ले लेते चलिए और साथ में ही नोट्स बनाते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे उससे पहले ये जानिए कि हमारा जो भारत है सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन अंग्रेजों के यहाँ वर्चस्व बढ़ा, फिर उन्होंने हम लोगों का गुलाम बना लिया और गुलाम बनाने के बाद करीब 200 साल शासन हम पे किए और हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को तहस के नहस कर दिया, धजिया उड़ा दिया। तो एक एक पॉइंट को आगे जानेंगे। इससे पहले लिखिए कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र क्या होता है। लिखिएगा, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, एक भाग है जिसमें जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत हम वस्तु एवं सेवा का उत्पादन वस्तु एवं सेवा का उत्पादन, वितरण, कॉमा देकर लिखिएगा, विनिमय विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं और उपभोग का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत हम वस्तु एवं सेवाओं का, ध्यान दीजिएगा, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं। ये हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अब हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन है। नीचे से लिखिएगा, अर्थशास्त्र का जनक, जनक कहिए या पिता कहिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। लिखिएगा, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। चलिए जी, देखिए हमने जान लिया कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें सिलेबस जानना है कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है। सिलेबस को नोट करेंगे, एस सिलेबस लिखिएगा। हमारा पहला चैप्टर हो जाएगा, लिखिएगा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। सेकंड चैप्टर हो जाएगा राज्य एवं राष्ट्र की आय। लिखते चलना है साथ साथ। तीसरा नंबर चैप्टर हो जाएगा मुद्रा, बचत एवं साख। नंबर 4 चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं, हमारी वित्तीय संस्थाएं।
5 नंबर लिखिएगा, रोजगार एवं सेवाएं। 6 नंबर नोट कीजिए, वैश्वीकरण। 7 नंबर में नोट कीजिएगा, उपभोक्ता उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। चलिए देखिए, 10वीं के एनसीईआरटी में केवल 7 चैप्टर पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। पहला चैप्टर हो गया अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। सेकंड चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। थर्ड है मुद्रा, बचत एवं साख। चौथा चैप्टर हो जाती है हमारी वित्तीय संस्थाएं। पांचवा है रोजगार एवं सेवाएं। छठा है वैश्वीकरण और सातवां है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। अब यहां से हम पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से कवर करते हुए चलेंगे। यहां तक नोट कीजिए। अब हेडिंग लाइएगा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस पहला चैप्टर में सबसे पहले हमें जानना है कि उपनिवेश क्या होता है। सबसे पहले हम उपनिवेश के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, उपनिवेश। लेकिन जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है तो कमजोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। उपनिवेश कहा जाता है। पहले समझिए इस बात को। उपनिवेश क्या होता है? जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है तो कमजोर देश को शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहते हैं। जैसे समझिएगा कि अंग्रेज लोग आए भारत पर अपना पूरी तरह से कब्जा कर लिए, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो हमारा जो भारत है अंग्रेजी शासक उपनिवेश बन गया था। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, ताकि आपको समझ में आ जाए बढ़िया तो उपनिवेश क्या होता है। जैसे में लिखिएगा, अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था। अंग्रेजी शासन जो था, अंग्रेज लोग थे जो भारतीय अर्थव्यवस्था को, पूरे भारत को अपना एक उपनिवेश बना करके रखा था। नीचे से पॉइंट बना करके लिखिएगा, एरो दे करके। पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। पहले भारत को क्या कहा जाता था? सोने का चिड़िया। लेकिन अंग्रेज लोग जब आए और हम लोगों को अपना
गुलाम बनाया, उसके बाद भरपूर मन भर लूटे और हमारी अर्थव्यवस्था को धज्जियां उड़ा दिया, तहस नहस कर दिया। उसके बाद हमारा सोने का चिड़िया खुश हो गया। चलिए आगे नोट कीजिएगा। भारत लगभग 200 वर्षों तक भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम रहा। गुलाम कहिए या दास कहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारत पर कितने वर्षों तक अपना शासन बनाए रखा, तो 200 वर्षों तक। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको कवर करते हुए चलना है। इतना तक नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए, अगला पॉइंट नोट कीजिएगा। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर, की नीति नीति अपनाकर भारत को अपना गुलाम, यानी दास बनाकर रखा। मतलब इस लाइन का यही कहने का मतलब है कि अंग्रेज लोग आए और पूरे भारतवासियों को एक दूसरे के प्रति, जैसे कि हम लोगों में क्या था भारतवासियों में, कि एक दूसरे के प्रति भाईचारा काफी ज्यादा थी। तो अंग्रेज लोग क्या नीति अपनाए कि उन दोनों के भाईचारे में, या ऐसा नहीं कि खून का ही रिश्ता हो, हम लोग के पूरे भारतवासी के बीच एक भाईचारा था, लगाव था। उस लगाव को अंग्रेजों ने तोड़ने का काम किया। कैसे? फूट डाला, एक दूसरे के प्रति भड़काया, और भड़काने के बाद अपना भड़का दिया, हम लोगों में लड़ाई लगवा दिया और उससे मजा लेना शुरू किया। और ऐसे ही करते करते उन्होंने एक पूरे भारत में ही तरीका अपनाया कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया, प्लान अपना लिया, और पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को अपना कैप्चर, अपने कब्जे में ले लिया। चलिए इतना नोट कीजिए। अब तो 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इसको भी नोट कर लीजिएगा नीचे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत कब आजाद हुआ था जी? 15 अगस्त 1947 को। ये पॉइंट याद रखना है। ये हम लोग उपनिवेश के बारे में जान रहे थे, उपनिवेश पूरी अच्छी तरह से जान लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की ओर कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। उससे पहले तो आर्थिक क्रिया जानना पड़ेगा, उसके बाद अर्थव्यवस्था समझ में आएगी। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कवर हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर पॉइंट दीजिएगा, आर्थिक क्रियाएं क्या है। आर्थिक क्रियाएं ध्यान देकर लिखिएगा। वे सभी क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे कृषि हो गया, उद्योग, कॉमा देकर के लिखिएगा, व्यापार, कॉमा देकर बैंकिंग लिखिएगा, बीमा,
परिवहन ईटीसी कर लीजिए, इतना काफी है। तो क्या है? आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है क्या कहेंगे? आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। जैसे कृषि, कृषि से हमें आय प्राप्त होती है, जिसे कहेंगे आर्थिक क्रिया है। और उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, ये सब क्या है? आर्थिक क्रिया है, क्योंकि हमें इससे आय की प्राप्ति होती है। अब अगला नोट कीजिएगा पॉइंट नंबर 3 देकर के, अर्थव्यवस्था क्या। चलिए तीसरा नंबर लगाइएगा हेडिंग अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। अर्थव्यवस्था लिखिए, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिखिएगा। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाएं सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, या फिर लिखिएगा, ब्राउन ने भी परिभाषा दिए हैं, लिखिएगा ब्राउन के अनुसार ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है? आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। क्या है अर्थव्यवस्था? क्या है बताइए? अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। ब्राउन ने क्या बताए थे कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, कि एक व्यक्ति का एक से अधिक भी आय का स्रोत होते हैं, कहीं से भी आय हमें मिले और उस आय को एक और अलग अलग बिजनेस में लगाएं, अलग अलग क्षेत्र में निवेश करें, तो ये क्या होगी? हमारी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। और ब्राउन ने भी यही बात कही कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की प्रणाली है। यहाँ तक नोट कीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट हो गए? अगला नंबर पॉइंट दीजिएगा, पॉइंट नंबर 4, चौथा नंबर में लिखिएगा कि अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य बताना है। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य। अर्थव्यवस्था के 2 को प्रमुख काम बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर लिखिएगा, लोगों की आवश्यकताओं की लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं लिखिएगा पहला, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। दूसरा नंबर लिखिएगा, लोगों को रोजगार की के अवसर प्रदान करना।
चलिए, अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख काम बताना है कि अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य क्या है। तो पहला नंबर हो जा रहा है कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। मतलब हमारी आवश्यकता अलग है, आपकी आवश्यकता अलग है, और लोगों की आवश्यकता अलग अलग है। तो अर्थव्यवस्था की प्रमुख काम ये हो जाता है कि सबकी संतुष्टि के लिए तरह तरह के विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। और दूसरा काम ये है कि प्रत्येक लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना। ये हमारी अर्थव्यवस्था का काम है, इसे नोट कीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर पे चलेंगे। चलिए जी, 5वां नंबर लिखिएगा। लाइट गैस परेशान करके रखी है, क्वालिटी कम बेसी होगा लाइट कटने के कारण। लाइट आ रही है, कट रही, आ रही है, कट रही, इसके लिए क्वालिटी थोड़ा कम हो जाएगी। चलिए देखिएगा, 5वां नंबर लिखिएगा। अर्थव्यवस्था के संरचना से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? बिल्कुल कीजिए, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? चलिए जी, कह रहा है क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा दोनों एक ही चीज है। तो लिखिएगा, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है। लिखेंगे, अर्थव्यवस्था की संरचना अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसकी विभाजन से है। इसकी विभाजन से है, क्योंकि क्योंकि अर्थव्यवस्था में क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, संपादित की जाती है। यहां तक नोट कीजिए और पहले समझिए, अर्थव्यवस्था की संरचना यानी कि ढांचा से आप क्या समझते हैं? पहले इसका आंसर सुन लीजिए। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के क्षेत्र या विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका विभाजन। अब आगे नोट कीजिएगा, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहले तो हम नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, उसके बाद लिखते हैं। चलिए, अर्थव्यवस्था की संरचना तो हम समझ लिए, अब इसकी कितने भागों में बांटा गया उसको देखेंगे। अर्थव्यवस्था की संरचना जैसे कि हो गया, कृषि है तो अलग इसका कृषि काल का उत्पादन करने के लिए अलग तौर तरीके हैं। उद्योग हो गया तो उस वहां से आय प्राप्त करने के लिए अलग तौर तरीके हैं। चाहे तो आप इसको जैसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले जैसे लिख लीजिए, उसके बाद लिखवाते हैं कितने कितने भागों में बांटा गया। जैसे हम लिखे कृषि, फिर है उद्योग, उसके बाद है व्यापार, उसके बाद लिखिएगा बीमा, बैंकिंग 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 हो गया, उसके बाद है परिवहन,
ETC कर लीजिए, इतना काफी है। अब लिखिएगा कि इसे 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। पहला नंबर लिखिएगा प्राथमिक क्षेत्र, तो इंग्लिश में कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर SEC। दूसरा है द्वितीय सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, इसको लिखेंगे सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा नंबर लिखिएगा तृतीय क्षेत्र। टर्सरी सेक्टर। अब एक एक करके तीनों सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को जानेंगे। यहां तक पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और प्राथमिक सेक्टर लिख करके डैश दीजिएगा पहला नंबर। जैसे जैसे नोट करवा रहे हैं सेम वैसे वैसे नोट कर लीजिए, और आज जितना पढ़ाया जाए उसको आज ही याद करके खत्म कर लीजिए कंप्लीट। सबसे बड़ा पढ़ाई रिवीजन है। जितना आप रिवीजन कीजिएगा पीछे से, उतना ही आगे बढ़िएगा। इसलिए रिवीजन आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना, जो पीछे पढ़ाई हो चुकी है। इसलिए पीछे जितना पढ़ाई हो चुका है उससे ज्यादा फोकस रखिए। रिवीजन जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आगे बढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसलिए रिवीजन साथ साथ करते रहिएगा। चलिए, पहला नंबर लिखिएगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र लिख करके डैश दे के लिखिएगा प्राथमिक क्षेत्र को, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, कॉमा देके लिखिएगा मछली पालन, आगे लिखिएगा जंगलों से, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, जैसे व्यवसाय आते हैं। ये हो गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ये जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन और जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब दूसरा नंबर हम लोग लिखेंगे द्वितीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय क्षेत्र लिख करके डैश दीजिए। द्वितीय क्षेत्र लिखिएगा नीचे से, द्वितीय क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, कॉमा देके लिखिएगा निर्माण कार्य,
जनोपयोगी सेवाएं, जन उपयोगी सेवाएं जैसे बिजली और गैस, बिजली और गैस का उत्पादन। चलिए द्वितीय क्षेत्र को पहले बढ़िया से समझिए। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं जैसे बिजली और गैस का उत्पादन आते हैं। मतलब पहले समझिए कि इसको एक होता है, पहले तो हम समझाएं कि प्राइमरी सेक्टर, पहले समझिएगा इसको। पी से प्राइमरी सेक्टर, और एस से हो गया सेकेंडरी सेक्टर, और टी से टर्शरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि यहाँ से जैसे कि कृषि, कृषि से हम लोग उदाहरण लीजिए ईख, ईख गन्ना का उदाहरण लीजिए, गन्ना पहले समझिएगा, इसको नोट नहीं करना। गन्ना यहाँ से उत्पादन हुआ, ये किस में आ गया, प्राइमरी सेक्टर में। गन्ना कहाँ जाएगा, उद्योग में, उद्योग में जाएगा तो वहां से क्या बनेगा, चीनी, चीनी बनेगा। ये क्या हो गया, चीनी हमारा सेकेंडरी सेक्टर। अब है टर्सरी सेक्टर, इसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। तो मतलब कि यहाँ पर होगा ट्रांसपोर्ट, कृषि के द्वारा गन्ना उत्पादन किया गया, उसके बाद आया उद्योग में, इसीलिए कहते हैं द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ उद्योग में आया, यहाँ से चीनी बना, अब चीनी पैकिंग हो करके यहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, हर जगह दुकान पे, सबके घर घर चला गया। तो यह सही हो गया सेवा क्षेत्र। तो इस तरह से तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आगे लिखिएगा टर्सरी सेक्टर, मतलब तीसरा नंबर लिख करके लिखिएगा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र लिख करके डैश दीजिएगा, तीसरा नंबर। लिखिएगा तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, बैंक एवं बीमा, परिवहन, कॉमा देकर लिखिएगा संचार एवं व्यापार सम्मिलित है। बुक में लिखा क्रियाएं, सम्मिलित है। चलिए देखिए, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार इत्यादि क्रियाएं सम्मिलित हैं। जैसे कि पहले समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्राइमरी सेक्टर से यहाँ से उत्पादन हुआ, और ये उत्पादित हुई जो कच्चा माल उसका उत्पादन हो गया, ये जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। यहाँ से जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में, तो वहां पर उद्योगीकरण होगा, उद्योग के द्वारा फिर तरह तरह का रूप और आकार दिया जाएगा। फिर वहां से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो वो हो गया टर्सरी सेक्टर में चलाएगा। जैसे कि चीनी का है उदाहरण लेते हैं, गन्ना का, तो गन्ना जब खेत से निकला तो ये क्या बन गया, किसमें आएगा, प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि इसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है। अब यहाँ से आएगा सेकेंडरी सेक्टर में, मतलब उद्योग में जाएगा, तो यहाँ से बनेगा चीनी, ये क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह पे, परिवहन, ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा इधर उधर ले जाया जाएगा। हमने पूरे अर्थव्यवस्था की संरचना को देख लिया अच्छी तरह से, और आज की क्लास हमारी इतना ही तक रहेगी, और आज के लिए इतना ही। और आगे क्या करना है आपको कि बुक पढ़ करके आइएगा एनसीईआरटी, क्योंकि सारी चीजें एनसीईआरटी से ही चलेगी। जय हिंद।